नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज में। आज हम लेक्चर 2 देखेंगे जिसमें यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड होता क्या है। सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में देखेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। उसके बाद में ब्रह्मांड का आकार देखेंगे। उसके बाद में हम एटम से लेके और यूनिवर्स तक की, एटम यानी ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी इकाई होती है उससे लेके और सबसे बड़ी इकाई तक के बारे में देखेंगे। सबसे छोटी इकाई कौन सी है, उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी है, उसके बाद में उससे बड़ी कौन सी है, और ब्रह्मांड तक जाने की कोशिश करेंगे। फिर फाइनली हम ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना और इसके बारे में कौन कौन से सिद्धांत माने जाते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं, उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। बिग बैंग से आज तक का जो घटनाक्रम चला है उसे एक टाइमलाइन पे बनाने की कोशिश करेंगे कि उस समय बिग बैंग हुआ, उसके बाद में कब सूर्य बना, कब पृथ्वी बनी, पृथ्वी बनने के बाद में कब पहला जीवन आया, उसके बाद में कब मनुष्य बना और कब औद्योगिक क्रांति हुई। इस तरीके से देखेंगे। और उसके बाद में जब ब्रह्मांड की बात चल रही है तो मेरे खुद के यूनिवर्सल लॉ जो मैंने बनाए हुए हैं उनको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले सवाल आता है कि ब्रह्मांड होता क्या है। ब्रह्मांड आपने सुना तो होगा ना। ब्रह्मांड एक कोई भी छोटी सी छोटी वस्तु और कोई बड़ी से बड़ी वस्तु, ये सब मिलके क्या बनते हैं, ब्रह्मांड बनते हैं। जैसे कि आप इस रूम में बैठे हुए हो, आप किसी जिले में रहते हो, वो ब्रह्मांड का पार्ट है। आप किसी राज्य में रहते हो, वो ब्रह्मांड का पार्ट है। आप किसी देश में रहते हो, वो ब्रह्मांड का पार्ट है। आप किसी ग्रह पे रहते हो, कौन सा ग्रह है आपका, पृथ्वी ग्रह। आप उस ग्रह पे रहते हो, वो भी किसका पार्ट है, ब्रह्मांड का पार्ट है। ऐसे ही पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है। तारे के बारे में अगले लेक्चर में जब सौरमंडल पढ़ेंगे तब एक्सप्लेन में समझेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि सूर्य एक तारा है। तारे का मतलब होता है जिसका स्वयं का प्रकाश हो। स्वयं का प्रकाश यानी खुद से उजाला करे। अब ये उजाला कैसे करेगा, एक प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। दो प्रक्रियाएं सुनी होंगी आपने। परमाणु बम का नाम तो सुना ही होगा। परमाणु बम में क्या होता है, यूरेनियम का एक पदार्थ होता है, उसे दो छोटे छोटे पदार्थों में तोड़ा जाता है। विखंडन यानी तोड़ देना। जब उसे तोड़ा जाता है तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा यानी प्रकाश निकलता है। ऐसे ही परमाणु संलयन होता है। परमाणु संलयन में दो छोटे छोटे अणुओं को जोड़ के एक बड़ा अणु बनाया जाता है। संलयन यानी जोड़ना, विखंडन यानी तोड़ना। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अगर संलयित करके जोड़ के हीलियम बनाया जाएगा तो उस समय उसमें से ऊर्जा निकलेगी। ऐसी ही सेम टू सेम प्रक्रिया हमारे सूर्य के अंदर होती है। सूर्य एक तारा है। जो रात में तुम टिमटिमाते हुए देखते हो ना, वो सारे के सारे तारे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर हैं। उनकी जो दूरी है ना, वो बहुत ज्यादा है। आप अनुमान नहीं लगा सकते। अभी मैं बताऊंगा कि कितनी दूरी हो सकती है, उस हिसाब से देखना। तो इतनी ज्यादा दूरी होने के कारण में उनका प्रकाश जो है हमारे पास में बहुत कम आता है। सूर्य हमारा खुद का तारा है, बिल्कुल पास में है। 15 करोड़ किलोमीटर है। फिर भी 15 करोड़ किलोमीटर भी बहुत होती है। तो उसका हमें प्रकाश आता है, लेकिन जो रात में टिमटिमाते हुए देखते हो उनका प्रकाश नहीं आता। ये तो आप आसानी से समझ सकते हो ना कि कोई वस्तु जितनी ज्यादा दूर होगी उसका प्रकाश कम आएगा। रोड पे जा रहे हो तो आपको सामने से अगर गाड़ी आती दिख रही है तो जैसे जैसे जितनी वो दूर रहेगी उस समय उसकी लाइट जो होगी बिल्कुल धीमी धीमी जलेगी। जैसे जैसे पास आती जाएगी उसकी लाइट जो है तेज होती जाएगी। ऐसे ही जो ये जो रात में टिमटिमाते हैं ये सभी तारे हैं, लेकिन ये दूर हैं। दूर होने के कारण इनकी रोशनी जो है वो कम पड़ती है। तो सूर्य एक तारा है। सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। पहले 9 ग्रह माने जाते थे, अब 8 ग्रह हमारे पृथ्वी जैसे और पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। अब सूर्य के बाद में आता है सूर्य के नजदीक का तारा आता है, जैसे प्रोक्सिमा सेंचुरी बोला जाता है। जैसे सूर्य तारा है ऐसे ही सूर्य के एक नजदीक का तारा है जिसे बोला जाता है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब ऐसे सूर्य जैसे 1 खरब तारे, कितने, 1 खरब। खरब गिनती करना मुश्किल होता है। 1 खरब, 1 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब नहीं, 1 खरब की बात चल रही है, ठीक है। 1 खरब तारे मिलके बनाते हैं गैलेक्सी, आकाशगंगा जिसे बोलते हैं। आकाशगंगा, हर आकाशगंगा का अलग अलग नाम होता है। और जो सूर्य जैसे 1 खरब जो तारे मिल रहे हैं ना, उन सभी एक एक तारों के चारों ओर हमारी पृथ्वी जैसे पता नहीं कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। हर सूर्य हर तारे के चारों तरफ ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। तो कुल 1 खरब तारे मिलके बना रहे हैं आकाशगंगा। हमारी आकाशगंगा का नाम जो है उसे बोला जाता है मंदाकिनी। क्या बोला जाएगा, मंदाकिनी बोला जाएगा। हमारी आकाशगंगा को मिल्की मिल्की वे या दुग्ध मेघला बोला जाएगा। हमारी आकाशगंगा को मिल्की वे या दुग्ध मेघला बोला जाएगा। सूर्य के नजदीक वाला तारा मैंने बताया था प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऐसे ही हमारी जो आकाशगंगा है
मिल्की वे, दुग्ध मेघला, उसके पास वाली जो मंदाकिनी या गैलेक्सी है उसका नाम क्या है, देवयानी है। तो अब हमने तारों को मिला के आकाशगंगा बनाई, क्या बनाया, आकाशगंगा बनाया तारों को मिला के। अब ऐसे ही 1 खरब की संख्या में ये आकाशगंगाएं आपस में मिलेंगी, 1 खरब की संख्या में ये आकाशगंगाएं मिलेंगी, और उसके बाद में बनता है अपना सुपर क्लस्टर गैलेक्सी नाम से, और फिर वो ऐसे ही आगे मिलके बनाते हैं यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड। अब अनुमान लगाइए कितना बड़ा हो सकता है, कोई गिनती आप अनुमान लगा सकते हो, कुछ सोच सकते हो उसके बारे में। तो कैसे पता चला हमें कि ऐसा बड़ा हो सकता है, ब्रह्मांड के बारे में पता है कि हमने सभी को देख लिया है क्या, सभी तारों को, नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। अभी तक हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख पाए, मनुष्य तो अभी तक अपने सौर मंडल से बाहर भी नहीं निकल पाया है। अपना जो सौर मंडल है उस पे आसपास के ग्रहों पे भी पहुंचना मुश्किल हो पा रहा है। अभी मंगल ग्रह पे जीवन की संभावनाएं तलाश की जा रही है, मंगल तो हमारे जस्ट पास में है। सूर्य की साइड में तो जा भी नहीं सकते हम, शुक्र की तरफ तो जा भी नहीं सकते, क्योंकि वहां रोशनी ज्यादा है, उजाला ज्यादा है, तो हम जल ही जाएंगे, वहां तो जाना ही पॉसिबल नहीं है। तो अभी तक मनुष्य सिर्फ मंगल तक पहुंचा है। इधर की साइड में आगे जब मैं तुम्हें, अभी टेंशन मत लो, 8 ग्रहों को बहुत आसानी से याद करा दूंगा, पूरे 8 ग्रह रखे जाएंगे। बस इतना समझ लो, पृथ्वी के जस्ट पास वाले में है मंगल, तो मंगल तक हम पहुंच नहीं पाए हैं अभी तक। तो बाकी ग्रहों की तो बात अलग छोड़ो, अंतर तारामंडलीय की बात अलग छोड़ो। अंतर तारामंडलीय का मतलब हुआ छोटे छोटे तारों को मिलके एक छोटा सा समूह बनता है, जैसे सप्तऋषि नाम सुना है, 7 तारों को मिलके, उन 7 तारों के चारों ओर हमारी पृथ्वी जैसे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, ऐसे उनका एक अंतर तारामंडल बन जाता है। तो इन छोटे छोटे तारों को मिलके अंतर तारामंडल मिलता है। हम तो अंतर तारामंडल में भी नहीं पहुंच पाए, गैलेक्सी तो बहुत दूर की बात है। गैलेक्सी में कितने तारे बताए थे मैंने, 1 खरब तारे बनाए थे, और 1 खरब गैलेक्सी अगर मिल जाती है तो यूनिवर्स बनता है, ब्रह्मांड बनता है। कितना बड़ा हो सकता है, नो चांस टू अंडरस्टैंड। देखो इसकी सबसे स्केल बता देता हूँ आपको। आप अगर मीटर में जानते हो तो 10⁻⁻25 जो होती है वो सबसे छोटी स्केल होती है। एक तो मीटर होता है हमारे पास में, एक मीटर, मीटर का तो स्केल आप जानते ही हो, 1 मीटर की लंबाई इतनी आसपास होती होगी। उस 1 मीटर के आप 100 हिस्से कर दोगे तो बन जाता है 1 सेंटीमीटर, और उसके 1 मीटर के आप 1000 हिस्से कर देते हो तो उसका बन जाता है 1 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें 1 मीटर के 10⁻25, 10 में 25 जीरो पीछे लगानी है, तब इतने हिस्से करने, ये होती है सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई इसे बोला जाता है प्लांक लेंथ, प्लांक लंबाई। उसके बाद में अपना मीटर का लेवल आता है, और उसके बाद में यूनिवर्स की बात करते हैं ना, कि इतना बड़ा 10⁻35, 10 के बाद में 35 जीरो लगाओ, इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स हो सकता है। इतना बड़ा, उससे भी बड़ा होने की संभावना है, क्योंकि हमारा जो यूनिवर्स है, जब हम टेलीस्कोप वगैरह से देखते हैं, टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी से जब हम देखते हैं, तो पता चलता है कि 2 आकाश गंगाओं के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। चलो बताता हूं मैं, अभी इसे हटा देता हूं मैं यहाँ से। मैंने बताया था, सबसे पहले बताया था कि अपना कोई जिला होगा, ठीक है, जिले के बाद में अपना कोई राज्य होगा, राज्य के बाद में अपना कोई देश होगा, देश के बाद में कोई अपना ग्रह होगा, ठीक है, ग्रह के बाद में अपना सौरमंडल होगा, सूर्य वाला, यानी तारे के अंदर में ये सारा आ गया। अब ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग तारे होंगे, इतने अलग अलग तारे होंगे, इन सभी तारों को कितने, 1 खरब तारों को, कितना, 1 खरब तारों को मिलके क्या बन रहा है, 1 खरब तारों को मिलके बन रहा है गैलेक्सी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आकाश, आकाशगंगा। अब ऐसी ही 1 खरब आकाशगंगा, 1 खरब आकाशगंगा मिलके क्या बनाएंगी, ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये कितना बड़ा हो सकता है, इसके बारे में कोई अनुमान नहीं। इस यूनिवर्स के जूम आउट प्रोसेस शुरू करते हैं हम अपने घर से। ये जूम आउट करते जाते हैं, बादलों से निकल के ऊपर पहुंचते हैं और देखते हैं, ये दूर से सैटेलाइट व्यू से पृथ्वी दिखती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा ग्रह, पृथ्वी से दूसरी साइड में आपको सूर्य चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। सूर्य एक तारा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। अब हम सूर्य से दूर की तरफ जाते जाते हैं, और ये क्षुद्र ग्रहों को पार करते हैं। बहुत सारे, असंख्यों की संख्या में क्षुद्र ग्रह हैं। दूसरी साइड में आपको सूर्य दिख रहा होगा,
उसके बाद में एक ग्रह आएगा बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह को पार करने के बाद में शनि ग्रह आने वाला है, और ये अभी हम शनि ग्रह को पार करेंगे। इस तरीके से हम शनि ग्रह को पार कर चुके हैं। उसके बाद में अरुण, वरुण और यम 3 ग्रह आएंगे, उन्हें पार करना है। दूसरी साइड में आप देख सकते हैं सूर्य दिख रहा है, दूर होता जाता है, सूर्य दूर होता जा रहा है। सूर्य एक तारा है, ये याद रखना। अरुण, वरुण और यम, हम तीनों इन ग्रहों के बाद पार करने के बाद में एक सौर मंडल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही सौर मंडल से बाहर निकलेंगे दूसरे अन्य तारे दिखने लग जाएंगे। सबसे नज़दीकी प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, और ऐसे असंख्य तारे मिलके ही, बहुत सारे असंख्य, 1-2 लाख 10 लाख नहीं, अरबों की संख्या में मिलके बनाते हैं एक गैलेक्सी। और वो जो गैलेक्सी अपनी वाली गैलेक्सी है उसका नाम है दुग्ध मेघदा, और ये बन गई है आपकी गैलेक्सी। इस गैलेक्सी के किसी एक कोने में अपना सौर मंडल है, उस सौर मंडल के 8 ग्रहों में अपना पृथ्वी है। ये गैलेक्सी जो है अन्य गैलेक्सियों के साथ में मिलके लोकल गैलेक्सी क्लस्टर बनाएगी, छोटी छोटी गैलेक्सी जिनमें असंख्य की संख्या में तारे हैं, और ये लोकल गैलेक्सी क्लस्टर मिलके बनाएंगे सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, आकाश गंगाओं का बड़ा समूह। और वो सभी मिलके अरबों की संख्या में जब इकट्ठे हो जाएंगे तब निर्माण होता है अपने ब्रह्मांड का। तो उस अब देखा जाता है कि ये जो आकाश गंगाएं, चलो यहाँ मान लेते हैं एक आकाश गंगा ये, एक आकाश गंगा ये। तो जब वैज्ञानिक उन्हें टेलीस्कोप या दूरदर्शी से जब देखते हैं, यहाँ पे लगा देता हूं मैं, ये आकाश गंगा 1, ये आकाश गंगा 2, हमारी पृथ्वी से हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमारी पृथ्वी, हम पृथ्वी से देख रहे हैं। आज देखा, आज के दिन, ठीक है, आज की कोई डेट होगी 2018 में अगर हमने देखा, तो आज से अगर हम 5 साल बाद में जाके इन्हें देखेंगे ना, तो पता चल रहा है कि ये आगे की साइड में बढ़ रहे हैं, इधर की साइड में, यानी 2 गैलेक्सियों के बीच में स्पेस बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से दूर होती जा रही है, यानी ब्रह्मांड अब भी फैलता जा रहा है। आया समझ में नहीं आया? अगर ये हो रहा है कि आज अगर देख रहे हैं और उसे आज 5 साल बाद में देखेंगे तो फैल रहा है, मतलब वैज्ञानिकों ने आज से 10 साल पहले देखा होगा 2008 में, तब ये 2 गैलेक्सियां यहाँ पे थी 2008 में, लेकिन 10 साल बाद देखा तब और बढ़ गई, और आज से 10 साल बाद देखेंगे तो और ज्यादा दूरी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब ये चल रहा है कि ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये चांस लग रहे हैं ब्रह्मांड के फैलने के। तो इससे ब्रह्मांड के आकार के बारे में फिक्स नहीं कह सकते, पर इतना याद रखना कि ब्रह्मांड जो है वो फैलता जा रहा है, और ब्रह्मांड का मतलब जो कुछ भी है, जो कुछ भी है वो सब ब्रह्मांड के अंदर में शामिल होता है। ओरिजिनली 2 ही चीज होती हैं, या तो पदार्थ होगा या ऊर्जा होगा। पदार्थ का मतलब जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, ऊर्जा का मतलब जैसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ब्रह्मांड का मतलब होता है द्रव्य और ऊर्जा, इन दोनों को मिला के, जहां पे भी द्रव्य को पदार्थ बोलते हैं, मैटर बोलते हैं, जहां पे भी कोई पदार्थ दिख गया वो किसका हिस्सा होगा? ब्रह्मांड का। और जो दिखती नहीं है, ऊर्जा प्रेजेंट है हमारे शरीर के अंदर, ऊर्जा है, दिखती नहीं है, हम बिना ऊर्जा के चल नहीं सकते। तो 2 तरीके से हो गए, जो पदार्थ दिखता है वो भी अगर है तो वो क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का हिस्सा, और जो नहीं दिख रहा है वो भी है, वो क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड का हिस्सा। तो यहां से वैज्ञानिकों ने देखा कि इन 2 गैलेक्सियों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है, आगे जाके देखेंगे 20 साल बाद में तो ये और दूर हो जाएंगे। तो अब वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धांत बनाने की कोशिश की कि अगर ये गैलेक्सियों के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है हर साल 2 साल में, तो कोई ऐसा समय रहा होगा गैलेक्सियों के बीच में दूरी कम रही होगी। अगर पीछे घटाते जाएं इसे समय के हिसाब से, एक समय ऐसा रहा होगा कि ये सभी गैलेक्सियां एक ही जगह पे रही होंगी, छोटी सी बिंदु पे रही होंगी, नहीं रही होंगी ना। जब आगे जाके बढ़ रही हैं तो कोई समय ऐसा रहा होगा पीछे एक ही बिंदु पे जाके संकेंद्रित रही होंगी। यहाँ पे जाके वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं इस जगह पे जाके कि आज 2018 है, आज से करीब करीब 13.7 अरब वर्ष पहले, 13.7 अरब वर्ष पहले। अब अनुमान लगा लो कितने वर्ष हो गए होंगे। वैज्ञानिक मानते हैं इसी हिसाब से कि ये गैलेक्सी बढ़ रही हैं, तो पीछे अगर टाइम में जाएं, समय में अगर पीछे चलते जाएं, तो 13.7 अरब, अरब कितने होते हैं ये भी अनुमान लगाओ। हम तो 100 साल जी पाते हैं, लाख साल तक की बात नहीं कर रहे, करोड़ तक की बात नहीं कर रहे, अरब की बात कर रहे हैं। इसे करोड़ में बदल दूं तो कितना करोड़ हो जाएगा? 1370 करोड़। ठीक है, इसमें 100 का गुणा कर दो, 1370 करोड़ हो जाएगा। तो आज से 1370 करोड़ पहले पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से बिंदु में संकेंद्रित रहा होगा या नहीं रहा होगा, उस अनुमान से कि बढ़ रहा है तो। और इस बिंदु का वैज्ञानिकों ने नाम दे दिया विलक्षणता। क्या नाम दे दिया? विलक्षणता। इंग्लिश में इसे बोलते हैं सिंगुलरिटी। आया समझ में? इस 13.7 अरब वर्ष पहले इस बिंदु का नाम क्या रहा होगा? विलक्षणता। और ये जो भी
पदार्थ और जो भी ऊर्जा है, यानी मैंने बताया ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है, द्रव्य और ऊर्जा का स्वरूप। जो भी पदार्थ और जो भी ऊर्जा है वो इसी बिंदु में रहित रहेगी, इस छोटे से बिंदु में। इसके बारे में बताते हैं वैज्ञानिक कि ये जो है वो अपने परमाणु से भी छोटा था। परमाणु की 10⁻⁻10 एरिया होता है, ये उससे भी छोटा था। तो अब लगाओ कि पूरा इसी के अंदर रहा होगा, इस छोटे से बिंदु में। इस छोटे से बिंदु में कितना कितना इसमें केंद्रीकरण यानी घनत्व रहा होगा इस छोटे से के अंदर। अब वैज्ञानिक बोलते हैं कि ब्रह्मांड बनने की जो प्रक्रिया होती है वो इस वाले जो पदार्थ है इसमें अचानक से एकदम विस्फोट होने से होती है। 13.7 अरब वर्ष पहले कुछ नहीं था दुनिया में, ठीक है। अच्छा, उससे पहले पूछा जाए वैज्ञानिकों से वैसा भी ये बिंदु आया कहाँ से, उसका कोई जवाब नहीं है वैज्ञानिकों के पास में। वो तो अपनी थ्योरी बता रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था ज्योग्राफी के लेक्चर में, अगर आपने देखा हो तो, कि जो है विज्ञान के बारे में जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे जो सोचने की शक्ति है, कोई घटना है वो बदल जाती है। पहले हम इस वाली थ्योरी को नहीं मानते थे, इससे पहले कोई दूसरी थ्योरी मानते थे, लेकिन इस समय ये सबसे सटीक थ्योरी बैठ रही है, ठीक है। तो 13.7 अरब वर्ष पहले इस वाले बिंदु में अचानक से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, भयानक विस्फोट हुआ, जिसे बोला जाता है महाविस्फोट या बिग बैंग। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत के अनुसार मानी जाएगी, बिग बैंग यानी महाविस्फोट। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरीके से हो जाएगी, बिग बैंग। वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज लेमेंटियर नाम के एक वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ये सिद्धांत दिया था। आप नाम याद रखो तो रख लेना, कोई जरूरी नहीं है वैज्ञानिक का नाम, पर यह याद रहना चाहिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस सिद्धांत से मानी जाती है, बिग बैंग। हिंदी में क्या बोलते हैं, महाविस्फोट। वो जो बिंदु है उसका नाम क्या है, विलक्षणता। क्या नाम है उसका, विलक्षणता। कितने अरब वर्ष पहले की बात है, 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति 13.7 अरब वर्ष पहले बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस छोटे से बिंदु विलक्षणता से हुई थी। इसी बिंदु में पूरा का पूरा पदार्थ और पूरी की पूरी ऊर्जा सन्निहित थी, और इसमें अचानक से विस्फोट हुआ इतने साल पहले, और उसके बाद में ब्रह्मांड बनना शुरू हुआ, पूरा पूरा पदार्थ फैलने लग गया। अब विस्फोट हो गया, विस्फोट होने के बाद में ये तुम्हें बता ही चुका हूं मैं कि ये जो है विलक्षणता कहाँ से आया है ये किसी वैज्ञानिक को नहीं पता है अभी तक। ऐसी हर चीज के आंसर नहीं मिल पाते हैं, साइंस पूरे पूरे आंसर नहीं देख पाते हैं। अब विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में अभी कोई पदार्थ नहीं बने थे, नए नए एटम नहीं बने थे। विस्फोट होने के बाद में 3.8 मिलियन यानी 38 लाख साल बाद में एक पहला परमाणु बना था, जिसे बोला जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का नाम तो सुना होगा। हाइड्रोजन में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे छोटा अणु होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद में हीलियम आता है। तो सबसे पहले यहाँ के इस जगह पे विस्फोट होने के बाद में 38 लाख साल बाद में यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके कुछ समय बाद में बनाते हैं हीलियम। जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जब हीलियम बनाते हैं ना, तब उस समय पहली बार ऊर्जा निकलती है, यानी प्रकाश होता है, पहली बार प्रकाश होता है। और जो मैंने अभी तारे के बारे में बताया था, सूर्य के बारे में बताया था, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो कौन सी प्रक्रिया पे आधारित होता है, नाभिकीय संलयन पे। ये सेम टू सेम क्रिया उसी में होती है। तो उस समय वहां पे शुरुआत हो चुकी थी, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। उसके बाद में तारे बनते हैं धीरे धीरे आगे, क्योंकि एक गुरुत्वाकर्षण बल है पूरे अपना यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में। 4 बल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है गुरुत्वाकर्षण बल, एक होता है विद्युत चुंबकीय तरंग वाला बल, विद्युत चुंबकीय बल, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स 2 होते हैं, यानी एक होता है कमजोर न्यूक्लियर फोर्स यानी नाभिकीय बल, और एक होता है प्रबल नाभिकीय बल। लेकिन उनमें से अभी हमें सिर्फ एक पे ध्यान देना है, गुरुत्वाकर्षण वाले पे। किस पे, गुरुत्वाकर्षण वाले पे। गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो आपस में वस्तुओं को आकर्षित करता है। अब जो भी पदार्थ बन रहा था उसे आपस में आकर्षित करके वो एक एक जगह पे संकेंद्रित होता जाता था। जितना ज्यादा घनत्व होता जाता है उतना ही उसके अंदर ऊर्जा होती जाती है, उतना ही उसमें तापमान बढ़ता जाता है। तो एक समय ऐसा आया होगा, हाइड्रोजन के जब बादल बने होंगे एक जगह पे संघनित होने के बाद में, तो तापमान बहुत ज्यादा हो गया होगा। जब तापमान ज्यादा हो जाता है तो ये परमाणु आपस में रिएक्शन करने लग जाते हैं। हाइड्रोजन के साथ में मिलकर क्या बनाता है, हीलियम बनाता है और प्रकाश निकालता है। तो उस समय फिर हीलियम और हीलियम मिलके दूसरा अणु बना लेते हैं। इस तरीके से नए नए परमाणु बनने लग गए थे। हीलियम और हीलियम मिलके जिसकी 4 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाला हो वो बनाएंगे, ऐसे ही 4 वाला आगे बनाएगा। तो जितना ज्यादा ऊर्जा मिलती जाएगी, परमाणु मिल मिलके एक दूसरे के साथ में
नए परमाणुओं को जन्म देते जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से आपको यह तो समझ में आ गया होगा। अब जो भी मैं चीज बताऊंगा, जितनी भी ज्यादातर चीजें वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर समझ लेनी चाहिए आपको, ठीक है। तो मैंने जैसे कि पहले वो उसमें बताया था कि ब्रह्मांड क्या होता है, ये आपकी समझ में आ गया। ब्रह्मांड का आकार कितना होता है ये समझ में आ गया। कोई नहीं पता, कोई अगर तुमसे बोल रहा है कि ब्रह्मांड का आकार इतना फिक्स है तो वो गलत बोल रहा है, क्योंकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक को नहीं पता चल पाया है। ब्रह्मांड भी दो तरीके का बता रहे हैं अभी तक, कि हम मान रहे हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स का होता है सिंगल, यानी एक ही ब्रह्मांड है। लेकिन एक थ्योरी, एक सिद्धांत ये कहता है, हम तो मान रहे हैं एक ही ब्रह्मांड हो सकता है, ऐसे ही अरबों ब्रह्मांड बोल रहे हो सकता है ना। जब अरबों की संख्या में गैलेक्सी हैं, अरबों की संख्या में तारे हैं, तो वो ऐसे ही अरबों की संख्या में ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। बड़ा होने के कितने भी चांस हो सकते हैं। अनुमान लगा के सोचो, 1 खरब कितनी संख्या होती है, हम कौन सी जगह पे हैं? क्या हम जैसे और मनुष्य नहीं हो सकते इस पूरे ब्रह्मांड में? और किसी ग्रह पे नहीं हो सकते? हमारा जो तारा है, 1 खरब, 1 खरब में कितनी जीरो होती है? 1 खरब में 10⁻11 जीरो, ठीक है। हमारा तारा जो है वो हमारी आकाशगंगा, जैसे मैंने बोला है दुग्ध मेघला, दुग्ध मेघला में इतने तारे हैं, इतने तारे हैं 10⁻11, यानी 1 खरब तारे हैं, उनमें से एक तारा है। और उस एक तारे के चारों तरफ 8-9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे? उनमें से हमारी पृथ्वी पे जीवन है। अब बताओ, इतने 1 खरब तारों में से और किसी पे जीवन नहीं हो सकता क्या? हर तारे के चारों तरफ ग्रह चक्र होंगे, लगा रहे होंगे। जहां पे भी सूटेबल कंडीशन हो गई होगी वहां पे जीवन संभव हो सकता है। इसलिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था इंटरस्टेलर मूवी वाला, कि पृथ्वी अगर नष्ट होने वाली है तो अपने तारामंडल वाले क्षेत्र से, इंटरस्टेलर का मतलब होता है हिंदी में अंतः तारामंडलीय, इंटर अंतः स्टेलर तारामंडलीय, अंतः तारामंडलीय क्षेत्र में जाता है, कि कोई दूसरे ग्रह पे भी तो जीवन संभव हो सकता है नहीं हो सकता? हम अपने आप को सर्वशक्तिमान बैठ के हैं, ऐसा कि हम ही हम हैं और कोई नहीं है, क्यों नहीं हो सकता यार? इतने लोग हैं, 1 खरब, इतने 1 खरब तारे हैं, उनके चारों ओर 8-10, हर तारे के चारों तरफ हो 8-10 क्या, और बहुत सारे तारे ऐसे हैं जिनके चारों तरफ 100-100 ग्रह चक्कर लगाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हैं। तो और बाकी किसी भी जगह पे हो सकता है। अच्छा, 2 वैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुना है? इससे सुना होगा, बहुत अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं 20वीं शताब्दी के टॉप साइंटिस्ट। और एक है स्टीफन हॉकिंस, नाम सुना है कभी? स्टीफन हॉकिंस अपने फिजिक्स के इस समय जीवित व्यक्ति हैं, बहुत ही टॉप व्यक्ति माने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के अध्ययन को बोला जाता है कॉस्मोलॉजी। क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसे जितना पढ़ते जाओ वो पढ़ते ही जाओ, क्योंकि इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कौन समझ पाएगा इतने बड़े ब्रह्मांड को? मैंने खुद ने 2 महीने तक ऐसे पढ़ा था, तब भी पूरा समझ में नहीं आ पाया। लगातार 2 महीने तक सिर्फ और सिर्फ कॉस्मोलॉजी पे ध्यान दिया था। लेकिन अब डिटेल में तुम्हें इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, उसके बाद में आपके अंदर से बाबाजी बनने की संभावना जाग जाती है, क्योंकि ग्रह जो समझ में आ जाने लग जाती है ना ये सारी चीज़ें, तो उसके बाद में आपको इस संसार मोह माया से छोड़ने का मन करता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, पर एग्जाम की दृष्टि से तो याद रखना, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। तो अपने जो फिजिक्स में नाम बताया स्टीफन हॉकिंस, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे पृथ्वी पे जो जीवन संभव है वो सिर्फ एक छोटी सी घटना, एक्सीडेंटल है, हो गया। अगर पृथ्वी थोड़ा सा और सूर्य की तरफ होती तो जीवन संभव नहीं था, थोड़ा सा सूर्य से और दूर होती तो जीवन संभव नहीं था, क्योंकि सूर्य के पास में होती तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होता, मनुष्य के पास में तो 40 डिग्री से ऊपर तापमान सहने की क्षमता ही नहीं है। पीछे की साइड में होती तो तापमान कम होता, थोड़ा बहुत और दूर तापमान कम होता तो वहां पे भी जीवन संभावना नहीं थी। अगर पृथ्वी पर पानी नहीं होता, पृथ्वी पर अगर पानी नहीं होता तो हमारे कोई जीवन की संभावना नहीं थी। अच्छा, मैं आगे आने वाले टॉपिक फ्रॉम बिग बैंग टू प्रेजेंट डे वाली में ये कहानी सुनाने वाला हूँ, थोड़ी सी देर के लिए पेशेंस रखना। तो अब आपकी समझ में पूरी तरीके से आगे होगा ब्रह्मांड कैसे बना है, ब्रह्मांड कब बना है, कौन सा सिद्धांत है, कब कैसे बना है ब्रह्मांड, कौन सी थ्योरी से बना है? बिग बैंग थ्योरी से। कब बना है? 13.7 अरब पहले। ठीक है, ये समझ में आ गया किसने दिया है ये सिद्धांत? और जो छोटा सा बिंदु है उसका नाम क्या है? और इस ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोला जाता है? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी के बारे में मैं एक नाम बता रहा था, स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने बोला है कि ये पृथ्वी पे जो जीवन है ना वो एक्सीडेंटल है। आने वाले 100 या 150 साल में, आने वाले 100 या 150 साल में हमें कोई दूसरा ग्रह खोज लेना चाहिए। आने वाले 100-150 साल में अगर हमने कोई दूसरा ग्रह नहीं खोजा ना तो हमारी मानव जाति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि आने वाले 100-150 साल में पृथ्वी का नष्ट हो सकती है, चांस है 100-150 साल में। क्योंकि अभी देख लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण हर साल तापमान बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है?
हो सकता है अगर ग्रीन हाउस गैसें ज्यादा इफेक्ट करने लग गई, सूर्य, शुक्र का नाम सुना है कभी आपने? शुक्र को लाल तारा बोला जाता है। लाल क्यों है? वहां पे ग्रीन हाउस गैसें चारों तरफ, उसके चारों तरफ फैली हुई हैं। वहां पे ग्रीन हाउस गैस के कारण जो गैस वो जो प्रकाश की किरणें आती हैं बाहर से, अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन जब बाहर जाने की बात आती है तो बाहर नहीं जा पाती है। तो उस पे शुक्र पे आग लग गई है, आग लगी हुई है एक तरीके से, तो वहां पे जीवन संभव नहीं है। तो हो सकता है आने वाले 100, 150, 200 सालों में यहाँ पृथ्वी भी नष्ट हो जाए। तो इसलिए इसलिए आज के समय पे मनुष्य ने ट्राई शुरू कर दिया है, दूसरे ग्रहों पे खोजना शुरू कर दिया है। कुछ एक तो लोग मानते हैं कि हो सकता है कहीं दूसरी जगह कोई सभ्यता हो। एलियन नाम सुना है कभी? एलियन, कोई ऐसा दूसरे ग्रह से आए हुए लोग जो है, पीके पिक्चर अगर देखी हो तो आमिर खान को दूसरे ग्रह से आए हो। अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले। कोई अगर बोलता है कि एलियन आ चुके हैं तो वो झूठ बोलते हैं। पर हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि जरूरी थोड़ी है, इतने सारे सारे हैं इनमें से कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो हो सकता है। हम ही कौन से परमात्मा थोड़ी है स्पेशली। तो उसके लिए एक नई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है अमेरिका में। सेटी नाम से एक प्रोजेक्ट है, वहां से तरंगें भेजी जाती हैं, तरंगें भेजी जाती हैं अंतरिक्ष में। उन्होंने सेटी प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, उन्होंने अनुमान लगाया कि हम इन्हें तरंगों को भेजेंगे और कहीं पे अगर कोई सिविलाइज सभ्यता होगी, समझदार सभ्यता होगी, तो उन तरंगों को समझ लेगी और वो हमें तुरंत वापस रिप्लाई कर देगी। तो वो 4-5 साल से चल रहा है, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। उसमें लंबे समय की प्रोसेस है, अभी नहीं, ऐसे इतने जल्दी नहीं है, क्योंकि इतनी दूरी की बात हो रही है कि तरंगों को पहुंचने में ही 2-2, 3-3, 4-4 साल लग जाती हैं वहां से। पहली बात तो वो ऑब्जर्व करेंगे, अगर कोई सिविलाइज सोसाइटी होगी तो, अगर कोई एलियन रह रहे होंगे, समझते होंगे उन तरंगों को, तो पहले वो पढ़ेंगे उन्हें, उसके बाद में उनका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर रहे थे बिग बैंग टू प्रेजेंट डे के बाद में, इन इन सारी चीजों को एक बार मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। ब्रह्मांड का मतलब क्या होता है? अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा, यानी जो भी पदार्थ हैं और जो भी ऊर्जा है उसे क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड बोलेंगे। किसने दिया था बिग बैंग का सिद्धांत? जॉर्ज लेमेन दिया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? महाविस्फोट सिद्धांत से। उसके बाद में कितने वर्ष पहले? 13.7 बिंदु का नाम क्या है? विलक्षण था। जब महाविस्फोट हो चुका था उसके करीब करीब 9 अरब वर्ष बाद, 13.7 पहले तो वो हुआ है, उससे 9 अरब वर्ष यानी 4.5 अरब वर्ष मान लीजिए, उस समय पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। पृथ्वी जो है अपना सूर्य से टूटकर अलग हुआ था। सूर्य एक बहुत बड़ा है, पूरे अपने सौर मंडल में 99.9% जो पदार्थ है वो सूर्य के पास में। हमारी पृथ्वी के पास में तो 0.001 भी नहीं है पूरे सौर मंडल का। सौर मंडल की बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स में तो भूल जाओ, सिर्फ सौर मंडल यहाँ यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस जगह की, इस यूनिवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें से 99 तो सूर्य के पास में, हमारी पृथ्वी के पास में 0.01% भी नहीं है। ठीक है, तो तारा जो है सूर्य, उससे टूट के पृथ्वी बना और पृथ्वी ने चारों तरफ से घूमना शुरू कर दिया सूर्य के। ऐसे ही 8-9 ग्रह बने थे, चारों तरफ से घूमना शुरू कर दिया सूर्य के। और जब पृथ्वी बनी थी तो उस समय आग का गोला थी। जब पृथ्वी बनी थी आग का गोला थी। आग का गोला क्यों? निकल के तो सूर्य से आई है, तो वहां से निश्चित सी बात है आग का गोला होगी। लेकिन दूर हो गई, थोड़ी थोड़ी समय के साथ में वो ठंडी भी होने लगेगी। तो आग का गोला थी, धीरे धीरे पृथ्वी पर बादल बनने लगे। अब बारिश होगी तो वो जो आग का गोला है वो शांत होने लग जाएगा। आग का गोला शांत होगा, बारिश होगी तो वो आग का गोला शांत होने लग जाएगा। तो मैंने शायद तुम्हें बताया होगा, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे बीच में एक पेंजिया बन गया था और चारों तरफ क्या बन गया था? पैंथालासा। पूरा चारों तरफ पूरा पानी पानी बन गया था। अभी भी कोई भी जीव नहीं था पूरी पृथ्वी पर, एक भी जीव की उत्पत्ति नहीं हुई है। पहला जो जीव बनेगा वो किस में बनेगा? पानी के अंदर बनेगा। किसके अंदर बनेगा? पेंजिया नहीं, पैंथालासा के अंदर बनेगा। पेंजिया तो ये है अपना स्थल वाला आकृति, अभी एक ही महाद्वीप है पूरा। धीरे धीरे अंदर की भूगर्भिक क्रियाएं होंगी तो पेंजिया भी टूटने लगेगा। पेंजिया टूटेगा ना, ऊपर का हिस्सा अलग हो जाएगा, नीचे का हिस्सा, फिर धीरे धीरे नीचे वाला हिस्सा भी टूट के अलग अलग महाद्वीप बनाएगा, लेकिन लंबी प्रोसेस के साथ में बनाएगा। तो मैं बात कर रहा था जीवन की। 4 परमाणु तत्व होते हैं, 4, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। नॉर्मली ये 5 होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। ये 5 मिलके ही जीवन की शुरुआत करते हैं। तो जो समुद्र बन चुका था ये पेंजिया, यहाँ पे नीचे ये कार्बन, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये सब मिलके एक छोटा सा कोशिका बनाते हैं, पहली कोश का। वो एक कोश की ये जीव था, पहली बार इनके मिलने से बना था। इन्हें चिनोप्स बोला जाता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। तो इनके मिलने से पहला एक कोशिकीय जीव बना था। अब धीरे धीरे एक कोशिकीय जीव मिलके बहुकोशिकीय जीव बनाने लग गए। डार्विन का नाम तो सुना होगा, डार्विन।
डार्विन ने कहा था कि जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा ही मनुष्य अपने आप को ढाल लेगा या जानवर अपने आप को ढाल लेगा। तो डार्विन का सिद्धांत जो है ना, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो फिट होगा वही जी पाएगा, जैसी कंडीशन में जो फिट हो पाएगा वही जी पाएगा। जैसे कि एग्जांपल में अगर सुना हो, जिराफ का नाम, जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है? जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए होती है कि उस समय पेड़ ऊंचे हो गए थे, बहुत ज्यादा ऊंचे पेड़ थे उस समय जब जिराफ था। तो अब वो खाना नहीं खा पा रहा था, भाई उसे खाना खाना है तो अपनी गर्दन को लंबा करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसने प्रयास किया, धीरे धीरे उसकी गर्दन भी लंबी हो गई। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आप सुनते होंगे, जिन चीजों को आप यूज में नहीं लेंगे वो विलुप्त हो जाएंगे। डार्विन का ही सिद्धांत है। तो डार्विन के सिद्धांत के अनुसार ही यहाँ से अनुमान लगाते हैं हम। यहाँ पे जो पहला जीव एक कोशिकीय बना, फिर उसके बाद में एक कोशिकीय जीवों ने मिलकर बहुकोशिकीय जीव बनाने लगे थे। और सबसे पहला जो जानवर बना था उसे माना जाता है मछली बनी थी। क्या बनी थी? मछली बनी थी। मछली का पानी पानी के अंदर में रहती है ना, बाहर थोड़ी रहती है। तो मछली बनी थी, वो पानी के अंदर में रहती है। फिर आपस में और क्रियाएं होती रही। मछली के बाद में बना था कछुआ या मगरमच्छ। कछुआ और मगरमच्छ ये ऐसे जानवर हैं जो पानी को छोड़ के जमीन पे भी आ सकते हैं। मछली कभी जमीन पे नहीं आ सकती। हाँ, तो उसके बाद में मगरमच्छ या कछुआ बना, या कछुआ इस तरीके से बना। यहाँ से अलग जीवन की शुरुआत हो गई थी। तो सबसे पहले हमने बात की बिग बैंग की 13.7 अरब बाद। उसके बाद में पृथ्वी 4.5 अरब वर्ष पहले। उसके बाद में मछली बनी। मछली के बाद में कछुआ। कछुआ आके कहाँ पे रहने लग गया? पेंजिया पे। घूम सकता है? नहीं घूम सकता, ठीक है। उसके बाद में और नए नए जानवरों का उत्थान हुआ। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट बना था डायनासोर। डायनासोर का नाम तो सुना होगा। डायनासोर एक जानवर जो बहुत ही बड़ा विशाल जानवर था, वो बाकी जानवरों को खत्म कर रहा था। उस समय एक और स्पेशल घटना हुई थी, एक मतलब एक याद रखने योग्य घटना हुई थी कि बाहर से एक उल्कापिंड आके यहाँ से पृथ्वी से टकराया था। बाहर से उल्कापिंड आया, पृथ्वी से टकराया, समुद्र में जाके गिरा। समुद्र में जैसे ही गिरेगा तो वहां से लहरें निकल के आएंगी, सुनामी निकल के आएगी और पूरी पृथ्वी पे प्रलय आ गई थी। जितने भी डायनासोर थे सारे के सारे खत्म हो गए थे। अगर डायनासोर नहीं मरते तो मनुष्य आने के चांस ही नहीं था। वो घटना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में फिर आ जाते हैं चिंपैंजी, जिन्हें हमारे पूर्वज माना जाता है। वो पेड़ों पे रहते थे शुरुआत में, उसके बाद में जमीन पे उतर के आके रहने लग गए थे। जब जमीन पे उतर के रहने लग जाएंगे तो उस समय वो दो पैरों पे चलना शुरू कर देंगे। पहले तो चार चार पैरों पे चलते थे, दो पैरों पे चलना शुरू कर देंगे। दो हाथ फ्री हो जाएंगे उनके। दो हाथ फ्री होने पर वो कुछ भी यूज कर सकते हैं, हथियार बना सकते हैं, आगे लड़ाई लड़ सकते हैं। वहां से मनुष्य का विकास शुरू हो जाता है और मनुष्य सभ्यताएं बनाने लग जाता है। सभ्यताएं बनाने के बाद में अगला जो इंपॉर्टेंट कदम होता है सन 1850 के आसपास में औद्योगिक क्रांति का आना। तो उसके बाद में आज के समय पे हम यहाँ पे उपस्थित हैं, आईटी क्रांति लिए हुए, मोबाइल में आप वीडियो देखते हुए इस तरीके से, और जो आप पूरा यूनिवर्स की मैंने एक तरीके से आपको टाइमलाइन बता दिया है। समझ में आया नहीं आया? एक बार और रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले ब्रह्मांड बनना है, ब्रह्मांड के बाद में पृथ्वी बननी है, पृथ्वी में गर्म है, उसके बाद में बादल आएंगे, बारिश होगी, बारिश होने के बाद में पेंजिया और पेंथालासा होंगे। उस पेंथालासा जो पानी के अंदर में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस मिलके एक कोशिकीय जीव बनाएंगे। अब एक कोशिकीय जीव मिलके आपस में बहुकोशिकीय जीव बनाएंगे। उसके बाद में मछली का निर्माण हो जाएगा। मछली के बाद में ऐसा जानवर आएगा जो स्थल पर भी चल सकता है, मगरमच्छ या कछुआ आएगा। उसके बाद में फिर डायनासोर बन जाएंगे। डायनासोर बनने के बाद में पूरी पृथ्वी पर बाहर की साइड से एक उल्कापिंड आएगा। उल्कापिंड गिर के सुनामी आ जाएगी, प्रलय आ जाएगी, सारे के सारे डायनासोर खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद में हम चिंपैंजी पे आ गए थे। चिंपैंजी जो हमारा एंसेस्टर माना जाता है, चिंपैंजी पे आ गए। चिंपैंजी पेड़ों से उतर के स्थल पर रहने लगेगा। उसके दो हाथ फ्री हो जाएंगे, सोचना शुरू कर देगा, सभ्यताएं बनाने लग जाएगा। सभ्यताएं बनाने लग जाएगा, उसके बाद में हथियार भी बनाने लग जाएगा, साम्राज्य भी बढ़ाने लग जाएगा। फिर हम आ जाते हैं 150-200 साल पहले, जब औद्योगिक क्रांति हुई थी। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ एक क्रांति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मनुष्य के लिए। पहली सबसे बड़ी क्रांति जो मनुष्य की थी वो थी पेड़ों से उतर के जमीन पे आना और दो हाथों का उसे फ्री होना, पहली क्रांति थी। उसके बाद में पहिए का आविष्कार करना, ये दूसरी क्रांति थी। हाँ, आग का आविष्कार तो था ही, उसको समझना भी क्रांति मानी जाती है। पहिए का आविष्कार करना भी क्रांति थी। उसके बाद में जो मेन क्रांति होती है वो लोहे का आविष्कार करना, वो क्रांति हुई थी। और उसके लोहे के आविष्कार के बाद में औद्योगिक क्रांति आई थी। और उसके बाद में आज से 20 या 30 साल पहले आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी की क्रांति आई थी, 20 साल पहले, जो आज भी चल रही है। कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ और आप बैठ के दिख रहे हो, उसे बोला जाता है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज से अगर 200 साल पहले चले जाएं, हम आज से 100-200 साल पीछे चले जाएं, बिल्कुल आप अनुमान लगा के सोचिए, और वहां पे आप कान पे इस तरीके से बात करते हुए जा रहे हो, 200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और 200 साल पहले वाला व्यक्ति कैसे सोचेगा, कितना पागल व्यक्ति है।
सोचेगा ही नहीं सोचेगा? सोचेगा। बिल्कुल सोचेगा। ये कान पे किससे बात कर रहा है? इम्पॉसिबल। आज से 50 साल पहले ही, हमारे यहाँ पे तो 20-25 साल पहले ही नहीं सोच सकते थे कि फोन हो सकता है। लेकिन टाइम क्रांति, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज के टाइम पे सब कुछ पॉसिबल है। आज तो लाइव चलता है हर कोई व्यक्ति। पहले तो टीवी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, अब तो कोई भी व्यक्ति लाइव कर सकता है, फेसबुक लाइव कर सकता है, यूट्यूब लाइव कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आपको ये टाइमलाइन भी समझ में आ गई होगी, नाम भी समझ में आ गए होंगे। अब मैंने जो लास्ट बताया था यूनिवर्सल, तो मेरे खुद के सार्वभौमिक सत्य बता रहा हूं मैं आपको कि ब्रह्मांड में वैसे तो कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है। नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। परिवर्तन ही स्थायी है। ब्रह्मांड के बारे में ये सुना होगा आपने, परिवर्तन ही स्थायी है, सिर्फ परिवर्तन ही रहता है। मैंने खुद ने बहुत समय में यूनिवर्स के बारे में पढ़ा और रिलीजन यानी धर्म के बारे में पढ़ा था, तो मैंने खुद ने 3 यूनिवर्सल लॉ निकाले थे खुद के, मान लो, या मतलब मैंने सर्च कर करके अलग जगह से निकाले थे। तो मैं तीनों के नाम बोल रहा हूँ, पहले तीनों को बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोलूंगा उसके बाद हिंदी में। पहला है द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड। पूरा ब्रह्मांड आपके दिमाग की उपज है। ये हिंदू धर्म की भी बहुत बड़ी कल्पना है। हिंदू धर्म में अपने विष्णु जी और ब्रह्मा जी और लक्ष्मी देवी की एक तस्वीर देखी होगी आपने, जिसमें एक ही तस्वीर में तीनों मिलते हैं। विष्णु जी नाग पे सो रहे हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं, और ब्रह्मा जी उनकी नाभि से निकल के एक कमल पे हो जाते हैं, कमल पे बैठे हुए हैं, विराजमान है। ये तीसरी जो तीनों, ये तीनों जो अपने देवी देवता हैं, ये एक ही तस्वीर में मिलते हैं आपको। ये हिंदू धर्म की बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसे आप चित्रात्मक कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हो। तो इसमें जो ब्रह्मा जी हैं उन्हें बताया जाता है, ये ब्रह्मा जी जो हैं भगवान विष्णु के जागने पर ही उत्पन्न होते हैं। जब भगवान विष्णु जब सो जाते हैं तब वो नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी यानी ब्रह्मांड। जब विष्णु जी जाग रहे हैं, विष्णु जी कौन? हम और तुम। कौन है? हम और तुम, विष्णु जी हैं। जब हम जाग रहे हैं तब ये ब्रह्मांड बन रहा है। जब हम जाग रहे हैं तब ब्रह्मांड बन रहा है। जब हम सोते हैं तब ये ब्रह्मांड कोलैप्स हो जाता है, खत्म हो जाता है। हो सकता है ऐसा, ये तुम्हारे मरने के बाद में कोई ब्रह्मांड नहीं होता, इतना याद रखना। कोई ब्रह्मांड नहीं, कोई पृथ्वी नहीं। जब इंसान जन्म लेता है उससे पहले कुछ नहीं। तुम रात में सो जाते हो, कोई गारंटी नहीं कुछ है या नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तुम्हारे मरने के बाद में, हमारे मरने के बाद में कोई ब्रह्मांड नहीं है, भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है इन सब चीजों के। ठीक है, हो सकता है, लेकिन हमारे लिए तो नहीं रहा ना ब्रह्मांड, हम तो खत्म हो गए ना, हमारे लिए तो कोई ब्रह्मांड नहीं रहा उस समय। तो इस तरीके से मैंने बताया था, द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे दिमाग के अंदर है। आप जैसा देखोगे वैसा ही आपको ब्रह्मांड दिखता है। ये पहला यूनिवर्सल लॉ है, बिल्कुल सही है ये। आपके अनुसार? नहीं, मेरे अनुसार नहीं, ये एक्चुअली में ऐसा ही है। जैसा तुम देखोगे वैसा ही तुम्हें ब्रह्मांड दिखेगा। जैसा तुम अपनी नजरों से, जैसा तुम दिमाग से सोचना शुरू करोगे, ऐसे ही पूरी दुनिया तुम्हें दिखेगी। तुम्हारी सोच में जो दुनिया दिख रही है, वो मेरी सोच में वो दुनिया कभी नहीं हो सकती। हर व्यक्ति के लिए एक दुनिया के बारे में अलग अलग पर्सपेक्टिव, सोच बनी होती है। हर व्यक्ति के जो दुनिया के बारे में सोच होती है वो अलग होती है। तो पहला हुआ द होल यूनिवर्स एग्जिस्ट इन योर माइंड। दूसरे की बात करता हूँ, नथिंग इज एब्सोल्यूट, एवरीथिंग इज रिलेटिव। कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है। इसे मैं समझा देता हूं आपको। ये तो सारी चीज समझ में आ गई होंगी। देखिए यहाँ पे 3 व्यक्ति बैठे हैं, ABC। ठीक है, निरपेक्ष और सापेक्ष का मतलब ये होता है कि मैं तुमसे पूछूं इच्छी कौन सी दिशा में है, बायां या दायां? तुम बताओ बस, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, सी कौन सी दिशा में है, बायां या दायां? तुम्हारे कौन सी दिशा हो रही है? मेरी कौन सी दिशा हो रही है? दायां। अब सही क्या हुआ? सही सापेक्षता के अनुसार होता है। हम जैसा जहां पे खड़े हैं, हमारी जो सोच है उसके आधार पे सही होता है। यही तो मैंने दूसरा यूनिवर्सल लॉ होता है, कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, सब कुछ सापेक्ष है, सब कुछ सापेक्ष है। भगत सिंह का नाम सुना है? भगत सिंह आजाद। भगत सिंह आजाद जो थे, उनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। अब इधर की साइड में हम हैं भारतीय लोग, ठीक है, और इधर की साइड में अंग्रेज यानी ब्रिटेन के लोग। ठीक है, हम कहते हैं भगत सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी था, और ब्रिटेन वाले क्या बोलते हैं? भगत सिंह एक आतंकवादी था। हम बोल सकते हैं क्या भगत सिंह को आतंकवादी? नहीं बोल सकते ना। उनके लिए वो आतंकवादी था, और हमारे लिए कौन था? वो स्वतंत्रता सेनानी था। हमारे लिए क्रांतिकारी भी नहीं, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता प्रेमी था। आ गया समझ में? तो ये आपके कहाँ पे खड़े हो, आप जिस जगह पे खड़े हो उस जगह से दुनिया अलग दिखती है। और तीसरा, हैप्पीनेस इज स्टेट ऑफ माइंड। खुश रहना है आपको, तो वो आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करेगा। खुशी रहने के लिए कोई पैरामीटर नहीं होता। आपको ना तो पैसे चाहिए होते हैं, ना नौकरी चाहिए होती है, कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करेगा। बस आपको खाना मिल जाए एक बार टाइम से, ढंग से, आपका मतलब माइंड हेल्दी रहना चाहिए, उसके बाद में तुम खुशी रह सकते हो। मतलब कहने का ये है कि खुशी रहने के लिए भौतिक वस्तुएं जरूरी नहीं होती। आप
एक करोड़पति हो तो गारंटी नहीं है कि आप खुशी होंगे, आप अरबपति हो तो कोई गारंटी नहीं है आप खुशी होंगे। भले ही एक गांव में जिसके पास कुछ नहीं है, सुबह शाम खाने के लिए रोटी है, वो आदमी उस करोड़पति और अरबपति से बहुत ज्यादा खुश रह सकता है। तो मेरे हिसाब से ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ब्रह्मांड का मतलब समझ में आ गया, ब्रह्मांड कब बना ये भी समझ में आ गया। मैंने ये भी बताया था ब्रह्मांड से लेके और आज तक की समय की घटनाएं बताई थी, ब्रह्मांड कितना बड़ा है ये भी बताया था मैंने। अपनी पृथ्वी से शुरू करके, अपने जिले से शुरू करके, देश से पृथ्वी, उसके बाद में तारों को निकालते हुए आगे पूरे ब्रह्मांड में पहुंचाया था। ब्रह्मांड की मैंने रेंज भी बताई थी, 10⁻25 से 10⁻35 तक। आ गया समझ में। ब्रह्मांड की कोई आकार नहीं है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है और आगे भी फैलता जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा, और कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।